हेलो दोस्तों, दरअसल ये पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मुचेन ने ब्रदर गुट यानियन के साथ एक बहुत ही खतरनाक फाइट लड़ी, जिसमें वो गुट यानियन के सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक को भी ब्लॉक करने में कामयाब हो जाता है। इसलिए ब्रदर गुट यानियन ने हार मान ली और उसने मुचेन को विनर डिक्लेयर कर दिया, जिस पर तो नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के सारे डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि अब इन लोगों को स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट मिलेगी जो कि इनकी कल्टिवेशन में इनकी और भी जरा मदद कर सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस जिन्यू ने भी मुचेन को बताया था कि मुचेन जाग जाओ, दोबारा से मेरे हेवनली ट्राइबुलेशन का वक्त आ चुका है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मुचेन मिस जिन्यू से मिलने के लिए आया था। जिन्यू एक दरख्त पर बैठी हुई थी और वो मुचेन को बताती है कि जब से तुमने मुझे बेमिंग ड्रैगन फिश का ब्लड एसेंस ला कर दिया है, तब से मैं कल्टिवेशन के लिए बैठ गई थी ताकि मैं ट्राइबुलेशन के लिए खुद को तैयार कर सकूं। इस पर मुचेन में मुस्कुरा कर जवाब देते हुए कहता है कि तभी मैं सोचूं कि आखिर पिछले कुछ दिनों से इतनी सारा खामोशी क्यों थी। मिस जिन्यू मुचेन को बताती है कि हाँ, मैं तो सेकुलेशन में थी, लेकिन तुमने जब गुट यानियन के साथ फाइट करी तो उस फाइट की वजह से मुझे जागना पड़ा। बेशक मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, क्योंकि ये एक फाइट ही तो थी और वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारी थंडर बॉडी थी। मैं जानती नहीं कि तुम उसका इस्तेमाल करते हुए जीत सकते हो। जो थंडर बॉडी तुम्हें उस बुढ़ाऊ ने सिखाई थी, तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। ये सुनकर मुचेन मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ, वैसे याद आया, आखिर वो मिस्टीरियस ओल्ड मैन था कौन जिसने मुझे थंडर बॉडी सीखने में मदद की थी, और आखिर वो बुढ़ाऊ उसके बाद चला कहाँ गया था? उसके बाद तो मैंने उसे देखा ही नहीं। जिस पर जिन्यू कहती है कि वो बुढ़ाऊ, उसकी बॉडी में मुझे बहुत ही टेरिफाइंग एनर्जी महसूस हो रही थी। उसकी असली ताकत का तो मैं खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकती। ये कहती वो थंडर रेल्म का वो सीन याद करती है जब मुचेन थंडर बॉडी को सीखने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं पर वो बुढ़ाऊ भी मौजूद था, जो कि मिस जिन्यू से कह रहा था कि मुचेन थंडर बॉडी को मास्टर कर पाता है या नहीं, ये सब कुछ उसी पर डिपेंड करेगा। और जहाँ तक जिन्यू तुम्हारी बात है, मैं जानता हूँ कि तुम बीस्ट क्लैन से हो, तुम्हारे क्लैन के कुछ ओल्ड मॉन्स्टर्स मेरे भी दोस्त है, इसीलिए तुम्हें भी देने के लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। जो कहती वो ओल्ड मैन यहाँ पर अपने पास से एक जिन्यू फेदर बाहर निकालकर मिस जिन्यू को देने लगा, जो कि शायद मिस जिन्यू के किसी एंसेस्टर का होगा, और जिन्यू इसका इस्तेमाल करते उस ट्राइबुलेशन को पार कर सकी है। मिस जिन्यू जब यहाँ ये सब याद कर रही थी, मुझे उससे कहता है कि हाँ, मुझे उस बुढ़ाऊ का शुक्रगुजार तो होना ही चाहिए, उसी की वजह से मैं थंडर बॉडी को सीख पाया, और चूंकि अब मुझे थंडर बॉडी मिल चुकी है, तो क्यों ना इस थंडर ट्राइबुलेशन में मैं भी तुम्हारी मदद करूं। ये सुनकर तो मिस जिन्यू मुस्कुराते हुए खड़े होकर मुझे को जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारी थंडर बॉडी के बावजूद भी तुम इतने सारा ताकतवर नहीं हो, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, बल्कि तुम साइड पर रहकर बस सिर्फ मुझे ये ट्राइबुलेशन पार करते हुए देखना। ये सब कहते हुए मिस जिन्यू कहती है कि पहली बार इस थंडर ट्राइबुलेशन को पार करने के लिए मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन फिर भी मैं नाकामयाब रही। दूसरी बार भी मैं अपनी इस ट्राइबुलेशन एग्जाम को पार नहीं कर पाई, लेकिन ये अब मेरे पास आखिरी मौका है। मुझे इस बार हर हाल में इस डार्क गॉड थंडर ट्राइबुलेशन को पार करना ही होगा। इस बार मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मान सकती। जो सब कहते हुए मिस जिन्यू ने अपनी कुछ पावर्स अनलीश करना शुरू कर दी थी, ताकि वो डार्क गॉड थंडर ट्राइबुलेशन एग्जाम को शुरू करवा सके, जबकि वो खुद भी हवा में उड़ते हुए यहाँ पर अपनी जिन्यू बर्ड फॉर्म में आने लगी थी। असल में अगर मिस जिन्यू ने इस डार्क गॉड थंडर ट्राइबुलेशन एग्जाम को पार कर लिया, तो वो एक असली ट्रू डिवाइन बीस्ट बन जाएगी, जो कि करने की वो बहुत अरसे से कोशिश कर रही है। जो सब कहते हुए मिस जिन्यू ऊपर की तरफ जाने लगी थी, और हम देखते हैं कि हवा में कुछ रेड कलर के थंडर चमकने शुरू हो गए थे। बादल ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि वो खून से भर चुके हो। नीचे की तरफ से मुचेन भी यहाँ पर उस डार्क गॉड थंडर ट्राइबुलेशन की एनर्जी को महसूस करते हुए कह रहा था कि इस डार्क गॉड थंडर ट्राइबुलेशन का ऑरा तो डार्क एबिस के थंडर ट्राइबुलेशन से भी काफी ज्यादा डेंजरस महसूस हो रहा है। मुचेन को जिन्यू की फिक्र हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन रेड बादलों के अंदर यहाँ पर एक थंडर ड्रैगन समन हो चुका था, जो कि मिस जिन्यू पर हमले करने लगा। फिर दूसरी तरफ मिस जिन्यू भी तेजी के साथ मूव करते उस थंडर ड्रैगन के हर एक हमले को डॉज कर रही थी। साथ ही साथ वो अपनी जिन्यू फ्लेम को उस थंडर ड्रैगन पर बरसाना शुरू कर देती है। मुचेन भी यहाँ पर जिन्यू फ्लेम को आसमान से नीचे की तरफ बरसता हुआ देख रहा था, और हम देखते हैं कि वो थंडर ड्रैगन इस जिन्यू फ्लेम की वजह से धीरे धीरे करके सप्रेस हो रहा है, जो देखकर तो मुचेन को काफी अच्छा लगा, और वो अपने मन ही मन में कह रहा था कि जिन्यू तुम कर सकती हो, बस हार मत मानना। देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर मिस जिन्यू लगातार कोशिश करते रहे तो वो जीत जाएगी, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि वो थंडर ड्रैगन जोरों से दौड़ने लगा, जिसके दौड़ने के साथ ही वहाँ पर हेवन की तरफ से कुछ रेड कलर की चेन्स आसमान से नीचे की तरफ आने लगी, जो कि जिन्यू को जकड़ना चाहती थी। जो देखकर तो मिस जिन्यू भी परेशान हो गई थी, और वो परेशान होते हुए कहती है कि अच्छा नहीं हुआ। दूसरी तरफ मुचेन भी जिन्यू की मदद करना चाहता था। वो जानता है कि अगर मिस जिन्यू एक बार ट्रैप हो गई तो वो आजाद नहीं हो पाएगी, इसलिए हम देखते हैं कि वो तेजी से जिन्यू की मदद करने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ वो रेड थंडर्स मुचेन की बॉडी से टकरा रहे थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि मुचेन रुकता नहीं, और वो अपनी पूरी जान लगाकर यहाँ पर एक पावरफुल पंच के साथ उन रेड कलर की चेन्स को तोड़ देता है। अभी मुचेन ने उनमें से एक रेड चेन को तोड़ा ही था कि तभी अचानक ऊपर की तरफ मौजूद वो थंडर
ड्रैगन तीसरी से आकर मुचेन को हिट करते हुए वापस से जमीन पर पटक चुका और वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। दूसरी तरफ ऊपर हम देखते हैं कि मुचेन की कोशिश के बावजूद भी उन रेड कलर की चेन्स ने यहाँ पर जिन्यो को जकड़ लिया था, जो देखकर जिन्यो खुद को आजाद कराने के लिए वही मिस्टीरियस ओल्ड मैन के दिए हुए फेदर को एक्टिवेट करके उसकी पावर्स का इस्तेमाल करने लगी। जिस एंसेस्ट्रल फेदर का इस्तेमाल करते हुए जिन्यो की ताकत अचानक से इंक्रीज होने लगी और एक बड़े से एनर्जी ब्लास्ट के साथ हम देखते हैं कि मिस जिन्यो ने रेड कलर की चेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। सदी सर वो गुस्से से उस डार्क गॉड थंडर ट्राइबुलेशन से कहती है कि अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो फिर मैं तुम्हें आज के दिन खाक में बदल दूंगी। ये कहती वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो एंसेस्ट्रल फेदर धीरे धीरे से गिरते हुए नीचे की तरफ मुचेन के पास आ जाता है। नीचे से मुचेन ये सब देख रहा था। ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि डार्क गॉड थंडर ड्रैगन भी मिस जिन्यो को अपनी तरफ आता हुआ देखकर फिर से अपना मुंह ओपन कर लेता है ताकि वो मिस जिन्यो को निकल सके और मिस जिन्यो को निकलते ही हम देखते हैं कि मिस जिन्यो उसके पेट के अंदर आ चुकी थी। वो जगह किसी अजीब से रैम की तरह दिखाई दे रही है जहाँ चारों तरफ रेड कलर का ऑरा फैला हुआ था जो कि कोई डार्क एनर्जी जैसी महसूस हो रही है और हम देखते हैं कि वो डार्क एनर्जी यहाँ पर मिस जिन्यो का फॉर्म ही ले लेती है, लेकिन वो उसका इवल वर्जन था जो कि मिस जिन्यो से कह रही थी कि तुम जानती हो कि आखिर तुम इस ट्राइबुलेशन एग्जाम में फेल क्यों हुई। ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि तुमने उस लड़के के साथ अपना ब्लड कनेक्शन बनाया हुआ है और वो लड़का काफी कमजोर है जो कि तुम्हें पीछे खींच रहा है। तुम उस लड़के के इम्प्योर ब्लड लाइन के साथ तो कभी भी इस ट्राइबुलेशन को पार नहीं कर सकती। वो हमेशा तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। तुम तो अच्छे से जानती हो कि इंसान कितने सारा लालची, सेल्फिश और एरोगेंट होते हैं और ये सब तो तुमने वैसे भी अपनी आंखों से देखा है। मिस जिन्यो फन से उसे हटाते हुए कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं है। वो इवल जिन्यो तो यहाँ पर मिस जिन्यो को भटकाने की कोशिश कर रही थी। वो जिन्यो से कहती है कि बेवकूफ मत बनो, वो एक बस मामूली सा इंसान है। वो पहले भी तुम्हारे किसी काम नहीं आया और ना आगे वो तुम्हारे किसी काम आएगा। मिस जिन्यो उसकी बातें सुनकर गुस्सा होते हुए कह रही थी कि ये मेरा मामला है, तुम मेरे मामलों में टांग मत अड़ाओ। लेकिन उस इवल एनर्जी का काम ही मिस जिन्यो को कंफ्यूज करना था। वो मिस जिन्यो से कह रही थी कि पहले भी उस लड़के के साथ तुम्हारा ब्लड कनेक्शन किसी काम नहीं आया। क्या सोचो कि वो ब्लड कनेक्शन तुम्हें इस ट्राइबुलेशन एग्जाम को पार करने में मदद कर सकता है? नहीं ना, बस वो लड़का और उसका ब्लड कनेक्शन ये तुम पर सिर्फ बोझ बनकर रह चुके हैं। इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम उस लड़की के साथ अपने ब्लड कनेक्शन को काट दो, उसके बाद ही तुम इस हेवनली ट्राइबुलेशन को पार कर सकती हो। मिस जिन्यो तो उसकी बातें सुनकर मना करते हुए कह रही थी कि नहीं, वो मेरा दोस्त है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो इवल एनर्जी मिस जिन्यो के मुचेन के साथ ब्लड कनेक्शन को पकड़ते हुए साथ ही साथ उसे भटकाते हुए कह रही थी कि दोस्त तुम सिर्फ उससे समझती हो, वो हमेशा सिर्फ अपने प्यारों को प्रोटेक्ट करता रहता है, जबकि तुम तो सिर्फ उसके लिए ताकतवर होने का एक जरिया हो जिसका वो जब चाहे इस्तेमाल करके खुद से अलग करते हुए फेंक देगा। तुम खुद ही तो देखो कि इस वक्त तुम किस जगह पर खड़ी हो। तुम थंडर ट्राइबुलेशन के अंदर हो जहाँ पर तुम राख में बदल सकती थी, सिर्फ अकेली, तुम्हारे साथ कोई नहीं। अगर उस लड़की के साथ तुम्हारा ब्लड कनेक्शन ना होता तो मुझे पूरा यकीन था कि तुम इस ट्राइबुलेशन को पार भी कर लेती। ये कहती हो वो फौरन से मिस जिन्यो के पास आकर उसके कान में कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास समय है, अगर तुम दोबारा फेल नहीं होना चाहती तो उसके साथ अपने ब्लड कनेक्शन के धागे को काट दो। उसके बाद तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथों में होगी, कोई भी तुम्हें पीछे रोककर नहीं रखेगा। नीचे की तरफ हम देखते हैं कि जख्मी मुचेन भी अपने ब्लड कनेक्शन की पावर को महसूस कर रहा था और वो कहता है कि हमारे ब्लड कनेक्शन की पावर धीरे धीरे करके कमजोर होती जा रही है, यानी कि जिन्यो की जान खतरे में है। इसलिए हम देखते हैं कि मुचेन फौरन से खड़ा होते हुए यहाँ पर खाई से नीचे की तरफ जंप कर देता है, जहाँ पर रास्ते में मुचेन ने अपनी थंडर बॉडी को एक्टिवेट कर लिया और अपने थंडर बॉडी की पावर को एक्टिवेट करते ही मुचेन तीसी के साथ डार्क और थंडर ट्राइबुलेशन की तरफ बढ़ने लगा। ऊपर की तरफ जाते हुए मुचेन पर कई सारी रेड कलर की थंडर्स गिर रही थी, लेकिन मुचेन वो सारी तकलीफें बर्दाश्त करते हुए लगातार जिन्यो की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि वो जिन्यो को बचाना चाहता था। चाहे फिर आज के दिन उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन वो जिन्यो को कुछ होने नहीं देगा। यही सब सोचते हुए मुचेन तेजी से उस ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा है, जबकि यहाँ उस थंडर ड्रैगन के अंदर हम देखते हैं कि इवल एनर्जी लगातार मिस जिन्यो को भटकाने की कोशिश कर रही थी। वो इंसिस्ट कर रही थी कि मुचेन के साथ अपने ब्लड कनेक्शन को काट दो, तुम उसकी वजह से बिला वजह की तकलीफें झेल रही हो जिसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। वो एक मामूली इंसान है जबकि तुम एक चीफ की बेटी हो। इस तरह के कमजोर इंसान को अपना दोस्त तुम्हें नहीं बनाना चाहिए। अपने ब्लड लाइन के बारे में सोचो, इस तरह से तो तुम अपने पूरे के पूरे क्लैन को ही शर्मिंदा कर दोगी। यहाँ पर उस इवल एनर्जी की सारी बातें सुनते हुए मिस जिन्यो का सर चकराने लगा था और वो अपना सर पकड़ते हुए वहीं पर बैठकर रोने लगती है। मिस जिन्यो को बहुत ही तकलीफ हो रही थी। इवल एनर्जी का काम होता जा रहा था और हम देखते हैं कि वो अपनी
कुछ थ्रेड्स के अंदर मिस जिन्यू को चक्करते उसे और सारा कमजोर करके नीचे की तरफ गिरा देती है। मिस जिन्यू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो इवल एनर्जी मिस जिन्यू के सर पे आकर खड़ी होते हुए कहती है कि अभी भी समय है, जल्दी से उस ब्लड कनेक्शन को काट दो। लेकिन मिस जिन्यू हर बार बस यही जवाब देती कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि वो याद कर रही थी कि कैसे पिछली बार मुचिन ने उसकी जान को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को रिस्क में डाल दिया था। दूसरी तरफ वो इवल एनर्जी यहाँ पर मिस जिन्यू को समझाते हुए कह रही थी कि अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी हो गया तो सोचो कि क्या तुम्हारा फादर मुचिन को जिंदा छोड़ेगा। आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? वैसे भी तुम इस ट्राइबुलेशन एग्जाम को पार नहीं कर पा रही, तुम यहाँ पर फंस चुकी हो, तुम बिला वजह की उम्मीदें लगा रही हो। वो लड़का इतना सारा कमजोर है कि वो इस डार्क गॉड थंडर ट्राइबुलेशन के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला, तुम पूरी तरीके से अकेली हो। यही सब बोलते वो इवल्स की तरह हंस रही थी, लेकिन मिस जिन्यू उसकी बातों का यकीन नहीं करती और वो अभी भी तकलीफ में कह रही थी कि नहीं। जिस पर वो इवल एनर्जी गुस्से होते हुए कहती है कि ठीक है, अगर तुम इस ब्लड कनेक्शन को खुद नहीं तोड़ना चाहती तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ और तुम्हारे लिए इस ब्लड कनेक्शन को खत्म कर देती हूँ। ये कहती वो इवल जिन्यू यहाँ पर मिस जिन्यू के ब्लड कनेक्शन थ्रेड को पकड़ते हुए अभी यहाँ पर तोड़ने ही वाली थी कि तभी अचानक उसका हाथ किसी ने पकड़ लिया, जो कि कोई और नहीं बल्कि मुचिन था। वो जख्मी हालत में भी यहाँ पर पहुंच चुका है, जो कि इवल जिन्यू से कह रहा था कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि तुम इस ब्लड कनेक्शन को तोड़ सकी हो? तुम्हें ये किसने कहा कि मैं जिन्यू को बचाने के लिए नहीं आऊंगा और जिन्यू यहाँ पर अकेली है? यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि असल में वो मिस जिन्यू की ही इवल थॉट्स थे जो कि उस पर काबू करने की कोशिश कर रहे थे और मिस जिन्यू उन इवल थॉट्स की वजह से निराश हो रही थी, जिसकी वजह से वो इस हेवनली ट्राइबुलेशन को पार नहीं कर पा रही थी। लेकिन मुचिन यहाँ पर आकर जिन्यू को समझाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डरी हुई हो, तुम इस वक्त बहुत ही तकलीफ से गुजर रही हो, लेकिन कभी भी इस तकलीफ में तुम अकेली नहीं। मिस जिन्यू तो मुचिन की बातों पर भरोसा करती थी, लेकिन उसके इवल थॉट यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, ये एक मामूली इंसान है, इसकी बातों का यकीन मत करो, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। फिर दूसरी तरफ मुचिन रुकता नहीं, वो जिन्यू से कहता है कि जब से हमारे बीच ब्लड कनेक्शन बना है तब से हम दोनों जिंदगी और मौत के साथी बन चुके, सिर्फ मौत ही हम दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकती है। लेकिन वो इवल थॉट यहाँ पर जिन्यू को समझाते हुए कह रहे थे कि नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये तुम्हारे डर, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारे एहसास को नहीं समझ सकता, सिर्फ मैं ही तुम्हें सच में समझ सकती हूँ। ये कहते हुए इवल थॉट यहाँ मिस जिन्यू की बॉडी पर कब्जा करना चाहते थे, मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुचिन अपनी ब्लड कनेक्शन थ्रेड को उठाकर मिस जिन्यू के हाथों में देते हुए कहता है कि अगर अभी भी तुम कंफ्यूज हो, तुम अभी भी अगर डरी हुई हो, तुम्हें दर्द हो रहा है तो फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ, तुम्हें जिस चीज में खुशी हूँ मैं उसमें तुम्हारी मदद करूंगा। ये कहती मुचिन फौरन अपना मुक्का मारते हुए डार्क गॉड थंडर ट्राइबुलेशन में यहाँ पर क्रैक्स बना देता है। मिस जिन्यू को भी मुचिन की बातें सुनकर उस पर पूरा यकीन था और इसलिए वो धीरे धीरे करके अपनी इवल थॉट्स को सप्रेस करने लगी। जहाँ वो तो उसे मना करते हुए कह रही थी कि इंसानों पर हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जिन्यू ऊंची आवाज में कहती है कि खामोश हो जाओ, सिर्फ तुम ही हो वो जिस पर मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये कहती जिन्यू भी जोरों के साथ अपने पैर को जमीन पर मारते हुए वहां पर क्रैक्स बनाना शुरू हो गई। यहाँ पर इन दोनों के एक साथ आ जाने की वजह से हम देखते हैं कि आखिरकार मिस जिन्यू ने अपने डार्क गॉड थंडर ट्राइबुलेशन एग्जाम को पार कर लिया। मौसम धीरे धीरे करके वापस से शांत हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों ही उसी दरख्त के नीचे बैठे हुए थे, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे से सवाल करते हुए पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। साथ ही साथ में जिन्यू मुचिन से सवाल करते हुए पूछती है कि मुचिन आखिर तुम उस थंडर ट्राइबुलेशन के अंदर क्यों आए? जिस पर मुचिन जवाब देते हुए कहता है कि आखिर मैं तुम्हें फेल होता वो कैसे देख सकता था, वैसे भी मैं तुम्हारी कल्टिवेशन को अपनी वजह से स्लो नहीं करना चाहता। मिस जिन्यू को मुचिन का ये जवाब काफी पसंद आता है और वो मुस्कुराते हुए कहती है कि वैसे भी मैंने तुम्हारी जान कई बार बचाई है, इस बार तुमने भी मेरी जान बचाकर हिसाब बराबर कर लिया, मैं बेफिक्र होकर यहाँ से जा सकी हो। जो सुनकर मुचिन हैरान होकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो? जिस पर मिस जिन्यू जवाब देते हुए कहती है कि मुझे साइकोलॉजिस्ट में जाना होगा ताकि मैं अपनी फिजिकल बॉडी को रिफाइन कर सकूं, और अगली बार जब मैं अपनी गहरी नींद से उठूंगी तब मैं एक जिन्यू नेदरबर्ड बन चुकी होंगी, एक असली डिवाइन बीस्ट। ये सुनकर मुचिन मुस्कुराकर सवाल करते हुए पूछता है कि और ये करने में तुम्हें कितना समय लगेगा? जिस पर मिस जिन्यू मुचिन को जवाब देते हुए कहती है कि उसकी फिक्र मत करो, अपनी ट्रू बॉडी को रिफाइन करने में मुझे काफी समय लगने वाला है और वैसे भी मैं इस प्रोसेस में जल्दबाजी नहीं कर सकती। अगर तुम मुझ पर एहसान करना चाहते हो तो प्लीज अपने आप को प्रोटेक्ट करना। जो कहते हुए जिन्यू अपनी इमोर्टल जिन्यू फ्लेम को निकालकर मुचिन को देते हुए कहती है कि इसका इस्तेमाल करो अपनी बॉडी के अंदर मौजूद इवल एनर्जी को सप्रेस करने के लिए, वही इवल एनर्जी जिसकी वजह से पिछली बार मुचिन पागल हो चुका था। मिस जिन्यू मुचिन से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मारे जाओ। ये सब कहते हुए मुचिन को फ्लेम देने के बाद हम देखते हैं कि मिस जिन्यू धीरे धीरे करके वहां से गायब होने लगी, जिसके जाते ही मुचिन की बॉडी में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी। वो खुद के हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या ये डार्क गॉड थंडर ट्राइबुलेशन की एनर्जी है जो कि इस वक्त मुचिन
मुचिन की बॉडी में इंटर होकर किसी जहर की तरह काम कर रही थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मुचिन उसी मिस्टीरियस ओल्ड मैन से मिलने के लिए आया हुआ था, जिसका मुचिन अपनी थंडर बॉडी के लिए शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ ओल्ड मिस्टीरियस आदमी यहाँ पर मुचिन से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर वो लड़की कैसी है कि अपनी ट्राइबुलेशन को पार करने के बाद वो डीप स्लीप में चली गई, जो सुनकर तो मुचिन सरप्राइज हो गया कि आखिर इस आदमी को ये सब कैसे मालूम। असल में दोस्तों ये 9th रैंक का सुप्रीम लॉर्ड बीमिंग ड्रैगन फिश है, जिसे तुम लोग नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का सुप्रीम लॉर्ड या फिर सुप्रीम लीडर भी कह सकते हो। यहाँ पर ये दोनों इसी तरह की बातें तो कर ही रहे थे, तभी अचानक वहाँ पर मिस लुओली भी आ जाती है, जो कि मुचिन से कह रही थी कि स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट की तैयारियां हो चुकी है, जिसकी शुरुआत हम कल से ही करेंगे। तभी अचानक दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लॉर्ड बीमिंग तो यहाँ पर मुचिन को फंसाना चाहते थे, जहाँ वो मिस लुओली को समझाने के लिए कहते हैं कि मुचिन चलो अच्छा हुआ कि तुम जिन्यू के साथ कल पूरा दिन रहे। मिस लुओली तो जिन्यू का नाम सुनकर हैरान होकर सवाल करते हुए कहती है कि जिन्यू आखिर ये कौन है। इससे तो सुप्रीम लॉर्ड को मालूम हो चुका था कि मुचिन ने अभी तक जिन्यू के बारे में लुओली को नहीं बताया, इसलिए वो कहता है कि जिन्यू एक लड़की है जो कि मुचिन के साथ ब्लड कनेक्शन बनाकर बैठी हुई है। तुम दोनों की जिंदगी और मौत एक दूसरे के साथ है और यह एंसेस्ट्रल फेदर इस बात का गवाह है, जो कहती वो मुचिन से वही एंसेस्ट्रल फेदर लेकर गायब कर चुका। मुचिन तो यहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड की ये बातें सुनकर कहता है कि सुप्रीम लॉर्ड जानबूझकर आप ये बातें कह रहे हो ना, ताकि आप मुझे फंसा सको। क्योंकि सुप्रीम लॉर्ड ने यहाँ पर आग लगा दी थी, इसलिए वो हंसते हुए कहता है कि मुचिन कल की शाम हमारी स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट की टाइम मुलाकात होगी, और ये कहती वो वहां से जाने लगा। मुचिन तो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुप्रीम लॉर्ड यहाँ पर जाते जाते भी कहते हैं कि मुचिन कल के दिन वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड और साथ ही साथ उसकी तलवार को भी लेकर जाना। ये बातें कहने के बाद वो फौरन से भागते भागते वहाँ से गायब हो गया। पीछे की तरफ मुचिन मिस लुओली के गुस्से वाला चेहरा देख रहा था, जहाँ वो घबराते हुए कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। इस पर मिस लुओली कहती है कि तुमने एक लड़की के साथ ब्लड कनेक्शन बना लिया, तुम दोनों की जिंदगी और मौत भी एक दूसरे के साथ है, अब बस सिर्फ यही बताना रह गया है कि क्या तुम उस लड़की से प्यार भी करते हो। और ये सब कहते हुए मिस लुओली गुस्से के साथ अपनी तलवार को निकाल रही थी ताकि वो मुचिन की गर्दन काट सके। मुचिन बेचारा तो घबराते हुए फिर से मिस लुओली की तलवार को वापस से उसके म्यान में रखते हुए कहता है कि नहीं नहीं, जिन्यू कोई लड़की नहीं है बल्कि वो एक परिंदा है। मुझे माफ करना चूंकि मैंने उस डिवाइन बीस्ट के बारे में पहले तुम्हें नहीं बताया, लेकिन अब मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरी रात में मुचिन ने जिन्यू के बारे में सब कुछ मिस लुओली को बता दिया था। ये सारी बातें सुनने के बाद मिस लुओली मुचिन का हाथ पकड़ते हुए कहती है तो उसने इतनी बार अपनी जान को तुम्हें बचाने के लिए खतरे में डाला। मुचिन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, और मैंने इसलिए उससे वादा किया था कि उसके हेवनली ट्राइबुलेशन को पार कराने में मैं उसकी मदद करूंगा, मुझे माफ कर देना कि मैंने इस बारे में तुम्हें पहले नहीं बताया। इस पर मिस लुओली कहती है कि फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें माफ किया, तुम्हें ये सब बोलने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिन्यू काफी अच्छी महसूस हो रही है क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी किस्मत को तुम्हारे साथ शेयर करने का फैसला किया था कि वो तुम्हारे कंधों से तुम्हारी जिम्मेदारियों को हल्का कर सके। मुझे खुशी है कि जिन्यू ने तुम्हारी मदद की, और चूंकि तुम जिन्यू पर भरोसा करते हो इसलिए मुझे भी उस पर भरोसा है। जो सब सुनकर मुचिन भी खुश हो गया था और वो मिस लुओली को गले लगाते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड के कहने के मुताबिक मुचिन मिस लुओली को भी अपने साथ काउंसिल चैम्बर ले आया था, जहाँ रास्ते में चलते उसे याद आया कि सुप्रीम लॉर्ड ने मुचिन से कहा था कि मिस लुओली की तलवार को भी लेकर जाना, यानी कि तलवार कुछ न कुछ खास है। इसलिए वो मिस लुओली से कहता है कि अपनी लुओ डिवाइन सोर्ड को बाहर निकाल लो ताकि ये सब लोग उसे देख सके। मिस लुओली भी बिल्कुल ऐसे ही करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुचिन यहाँ पर मिस लुओली को लाकर डीन टाइकिंग के सामने आ गया था, जहाँ पर वो डीन टाइकिंग से कहने लगा कि हंटिंग बैटल में मिस लुओली ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम तीनों के अलावा स्पेशल स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट मिस लुओली को भी मिलनी चाहिए। जिस पर डीन टाइकिंग तो एग्री दिखाई दे रहे थे कि मिस लुओली को भी स्पेशल स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि एल्डर मुयू इस बात से एग्री नहीं करता। वो कहता है कि डीन टाइकिंग ये रूल्स के खिलाफ होगा। दूसरी तरफ डीन टाइकिंग यहाँ पर मास्टर मुयू से कहता है कि क्या तुमने इस लड़की के फादर को नहीं पहचाना, उससे यकीनन तुम वाकिफ होगे। जो सुनकर एल्डर मुयू जब यहाँ पर मिस लुओली की तलवार की तरफ देखता है तो वो देखता है कि ये तो लुओ डिवाइन सोर्ड है। जो देखकर वो शौक होते हुए कहता है तो इसका मतलब ये हमारी उस सेवियर की बेटी है। इसलिए वो फौरन अगले लम्हे पलटी खाते हुए कहता है कि लुओली मैं तुम्हारे लिए खुद पर्सनली स्पेशल स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट तैयार करूंगा। जिस पर एल्डर सेंगफेंग तो मास्टर मुयू पर हंसते हुए कहता है कि मास्टर मुयू अभी कुछ देर पहले तो तुम कुछ रूल्स के बारे में बातें कर रहे थे, तो क्या अब रूल्स टूट नहीं रहे। जिस पर एल्डर मुयू बहाना लगाते हुए कहता है कि डीन टाइकिंग ने मुझे इंसिस्ट किया और सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं एग्री हो चुका हूँ। जिस पर मिस लुओली भी यहाँ पर एल्डर मुयू का शुक्रिया अदा करती है। दूसरी तरफ मुचिन सवाल करते हुए पूछता है कि अच्छा डीन टाइकिंग ये बताइए कि मुझे मेरे स्पेशल स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट क्या आप देने वाले हैं? इस पर मास्टर डीन टाइकिंग जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, तुम्हें तुम्हारा स्पेशल स्पिरिचुअल लाइट एम्पावरमेंट सुप्रीम लॉर्ड बेमिंग ड्रैगन फिश के हाथों से मिलेगा। जो कहते हुए मुचेन को वो सुप्रीम लॉर्ड बेमिंग ड्रैगन फिश के पास भेज देते हैं। और अगले सीन में जब मुचेन की मुलाकात उसी मिस्टीरियस ओल्ड मैन से हुई, जहां ये दोनों थंडर रेल्म के आखिरी लेवल यानी कि थंडर सी के अंदर मौजूद है, तो मुचेन यहाँ पर उस मिस्टीरियस ओल्ड मैन को देखते हुए कहता है, तो इसका मतलब कि आप सुप्रीम लॉर्ड बेमिंग ड्रैगन फिश हो? मुझे तो इसके बारे में मालूम नहीं था। दूसरी तरफ सुप्रीम लॉर्ड यहाँ पर हंसते हुए मुचेन से कहता है कि जब तुमने थंडर बॉडी को प्रैक्टिस किया तभी मैं समझ गया था कि तुम थंडर रेल्म के आखिरी लेवल यानी कि थंडर सी में आने के काबिल हो। इसके बाद वो मुचेन को बताने लगता है कि असल में इस थंडर रेल्म को आज से कई सौ सालों पहले मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, जहाँ तब से लेकर अब तक मैं इससे ग्रो होता हुआ देख रहा हूँ। मेरी उम्मीद थी कि मैं डार्क गॉड थंडर्स क्रिएट करूंगा। ये थंडर रेल्म मेरे लिए किसी पेट की तरह था, लेकिन धीरे धीरे करके थंडर रेल्म तो बेवफा निकला। धीरे धीरे इवॉल्व करने की वजह से इसमें इंटेलिजेंस आ गई और थंडर सी ने खुद की एक थंडर स्पिरिट क्रिएट कर दी है। अब ये थंडर स्पिरिट जिसे खुद मैंने अपने हाथों से खिलाकर बड़ा किया है, ये मुझे अपने पास आने नहीं दे रही। मैं जब भी इसके पास जाता हूँ ये मुझे लाइटिंग के झटके देखकर पीछे धकेल देती है। मुचेन, तुम भी कहीं इसकी तरफ फ्यूचर में जाकर बेवफा तो नहीं निकलोगे? मुचेन उसकी बातें सुनते हुए कहता है कि सुप्रीम लॉर्ड, मैं समझ नहीं पा रहा, क्या आप मुझे क्लियरली बताएंगे कि आखिर आपको मुझसे क्या चाहिए? जिस पर सुप्रीम लॉर्ड मुचेन को बताने लगा कि थंडर स्पिरिट को तुम सोल की तरह समझ सकते हो और ये थंडर सी उसकी पूरी की पूरी फिजिकल बॉडी है, लेकिन जो थंडर स्पिरिट का कोर है वो है थंडर गॉड पिल, जो कि कहीं न कहीं थंडर सी के अंदर गहराई में छुपा हुआ होगा, जहाँ पर मैं अपनी कुछ रीजंस की वजह से खुद पर्सनली नहीं जा सकता। लेकिन मुझे समझ गया था और वो कहता है, तो इसका मतलब क्या आप चाहते हैं कि मैं वहाँ पर जाकर आपके लिए थंडर गॉड पिल लेकर आऊं? जो सुनकर सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि तुम तो काफी सारा होशियार हो। मुचेन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। आप इतने सारा ताकतवर है, अगर आप वहाँ पर खुद नहीं जा रहे तो मेरा जाना तो फजूल है, मैं वहाँ पर मारा जा सकता हूँ। जिस पर सुप्रीम लॉर्ड मुचेन को जाने से रोकते हुए कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं कोई ज्यादा ही ताकतवर हूँ। अगर मैं वहाँ पर जाकर थंडर गॉड पिल को लाने की कोशिश करूंगा तो मेरी ताकत की वजह से ये पूरा की पूरा थंडर रेल्म ही तबाह हो सकता है। और ये कहते हुए मुचेन के सामने नोटंगी करने लगा, लेकिन मुचेन अभी भी एग्री नहीं हो रहा था। पर तभी अचानक हम देखते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड मुचेन के सामने आते हुए कहता है कि क्यों ना हम आपस में एक डील करें। मैं जानता हूँ कि डार्क गॉड थंडर ट्राइबोल्यूशन से टकराने की वजह से तुम्हारी बॉडी में उसका पॉइजन आ चुका होगा, तो मैं उसे ठीक करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। साथ ही साथ वो मुचेन से कहने लगा कि देखो, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है, मैंने तुम्हें थंडर बॉडी सिखाई, साथ ही साथ तुम्हें वो एंसेस्ट्रल फेदर दिया ताकि चिन्हू हेवनली ट्राइबोल्यूशन एग्जाम को पास कर सके। मुचेन जवाब देते हुए कहता है कि आपने ये सब कुछ अपने फायदे के लिए किया। आपने थंडर बॉडी मुझे इसलिए सिखाई ताकि मैं आपके लिए थंडर गॉड पिल ला सकूं, और जिन्यू को वो एंसेस्ट्रल फेदर सिर्फ इसी वजह से आपने दिया ताकि आप उसकी मदद से डार्क गॉड थंडर्स की पावर को एब्सॉर्ब कर सको। सुप्रीम लॉर्ड थोड़ी देर सोचने के बाद मुचेन से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था कि लुवली से कहना कि वो अपनी तलवार को भी अपने साथ लेकर जाए, तो उससे मिस लुवली को फायदा हुआ ना। जिस पर मुचेन भी खुश होते हुए यहाँ पर सुप्रीम लॉर्ड का शुक्रिया अदा करता है और वो कहता है कि ठीक है, सिर्फ इसी वजह से मैं आपके लिए थंडर गॉड पिल लाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड खुश होते हुए मुचेन से कहता है कि ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हारी बॉडी से वो डार्क गॉड थंडर का पॉइजन निकाल दूं। ये कहते ही सुप्रीम लॉर्ड ने मुचेन के कुछ वाइटल पॉइंट्स पर हिट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मुचेन की बॉडी डार्क गॉड थंडर की एनर्जी अनलीश करने लगी। जिस पर सुप्रीम लॉर्ड हैरान होते हुए कहता है कि लड़के, आखिर तुमने इतनी सारा डार्क गॉड थंडर एनर्जी एब्सॉर्ब कैसे कर ली? यहाँ पर जब मुचेन की बॉडी से वो एनर्जी अनलीश हो रही थी तभी अचानक सुप्रीम लॉर्ड की नजर मुचेन की बॉडी के अंदर मौजूद ग्रेट पगोडा आर्ट पर भी पड़ गई थी, जिसे महसूस करके वो हैरान होते हुए कहता है, तो इसका मतलब ये लड़का भी एंशिएंट पगोडा क्लैन का डिसेंडेंट है। इन बातों ने तो सुप्रीम लॉर्ड को और भी सारा सरप्राइज कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्टाफ को बाहर की तरफ निकालते हुए उन सारी की सारी डार्क गोल्डन थंडर एनर्जी को यहाँ मुचेन की उंगलियों की तरफ पॉइंट आउट करने लगा, जहाँ वो अपने हाथ पर कट लगाते हुए अपने ब्लड के एक ड्रॉप को भी मुचेन के हाथ में मिला देता है, और इसी की मदद से वो सारी की सारी डार्क गॉड थंडर एनर्जी को मुचेन की उंगलियों के अंदर फोकस करके सील कर पाया। जहाँ सुप्रीम लॉर्ड मुचेन को बताता है कि तुम इस डार्क गॉड थंडर एनर्जी को अपनी दोनों उंगलियों की मदद से अटैक की तरफ फाइट में इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम्हारे सामने वाला दुश्मन हेवनली कंपटीशन स्टेज के पीक लेवल का कल्टिवेटर हो तब भी वो इस अटैक से टकराकर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाएगा। जो सब सुनकर तो मुचेन खुश होते हुए यहाँ पर अपनी दोनों उंगलियों की तरफ देखने लगा और वो कहता है कि अगर ये टेक्निक कितनी ही ज्यादा खतरनाक है तो आज से मैं इसे डार्क गॉड थंडर पॉइजन फिंगर टेक्निक कहूंगा। और यहाँ पर मुचेन की ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।